सो हाय एवरीवन, दिस इज उपेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू पावर आईएएस। आपके सामने स्क्रीन पे अभी 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स का सीसेट का क्वेश्चन खुला हुआ है। यूपीएससी की हिस्ट्री में 2023 का प्रीलिम्स को वन ऑफ द टफेस्ट प्रीलिम्स कंसीडर करते हैं, राइट। आज मैं आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करूंगा 2023 के प्रीलिम्स का और कुछ की टर्म्स के साथ सॉल्व करूंगा, जिसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और उस की टर्म की मदद से मैं दिखाऊंगा किस तरीके से 2023 के भी कॉम्प्रिहेंशन में आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के मदद से 50 मार्क्स से ऊपर स्कोर कर सकते हो। थोड़ा अगर मैं लॉजिकल ग्राउंड पे बात करूं तो यूपीएससी में सीसैट क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में एटलीस्ट 27 क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितने तो एटलीस्ट 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए, राइट। आपके पास में 80 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन को लॉजिकल ग्राउंड्स पे सॉल्व किया तो कॉम्प्रिहेंशन से अराउंड 27 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। और इसमें से 22 से 23 क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट दैट टफ जितना हम समझते हैं, अगर हमने कॉम्प्रिहेंशन को सही तरीके से एनालिसिस किया है। आई नो नंबर ऑफ पीपल जो 22 से 23 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में डेफिनेटली सही करके आते हैं। नेगेटिव कट उठा के भी उनके 20 क्वेश्चन सेफ होते हैं, राइट। ये जो 20 क्वेश्चन है ये उनके पास में बचे होते हैं, यानी कि 50 मार्क्स के आसपास में वो आराम से कॉम्प्रिहेंशन निकालते हैं। बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उन्होंने उन की टर्म्स को समझा हुआ है और उनको ये पता है कि एग्जामिनर इस की टर्म को कैसे डिकोड करवाता है, राइट। आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा की टर्म बताऊंगा, दैट की टर्म इज assumption, राइट। आपने बहुत बार इस टर्म को देखा होगा assumption, और assumption पे यूपीएससी में स्पेशली सीसैट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। अगर प्रिसाइजली मैं बताऊं तो 2023 में 9 क्वेश्चन थे, 2022 में 25 क्वेश्चन थे और 2021 के पेपर में 9 क्वेश्चन थे अराउंड, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चन assumption से आते हैं। आज की क्लास में आपको assumption का मतलब बताऊंगा और फिर मैं assumptions के बेसिस पे जितने भी पैराग्राफ में क्वेश्चन है उसको साथ में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये चीज समझ जाओ कि assumption का मतलब ये होता है कि आपको पैराग्राफ को पढ़ करके उसका इन्फरेंस निकालना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ दैट पैराग्राफ। अब जिस्ट का मतलब ये मत समझ जाना कि सिर्फ आपको उसका समराइज करके बताना है। assumption इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर बिलीफ। इस वर्ड को अच्छे से समझ जाओ। आपका जो बिलीफ है ना, जो आपने पैराग्राफ को पढ़ के डेवलप किया है, उस बिलीफ के बेसिस पे आप assumption निकालोगे। अब इससे एक और इंपॉर्टेंट सा फैक्ट बता रहा हूं। अगर आपका बिलीफ बहुत ही हल्का है, इफ योर बिलीफ इज वेरी लाइट, तो आपका assumption भी बहुत ही हल्का होगा। आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग है तो आपका assumption भी बहुत स्ट्रांग होगा। अब assumption समझेंगे कैसे, तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। अगर सपोज करो मैं ये कहता हूं कि राम ने यूपीएससी क्लियर कर लिया, मैं बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, राम ने यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो इसका मैं दो assumption निकाल सकता हूं कि राम बहुत ही कंसिस्टेंट है या फिर राम बहुत ही हार्ड वर्किंग है। अब ये assumption गलत तो नहीं है, दिस इज ऑन द बिलीफ। हमने देखा अपने सोसाइटी में जिन लोगों का यूपीएससी निकलता है वो कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्क है। अब इसमें और भी assumption निकलेगा कि उसने स्मार्ट वर्क भी किया होगा, राइट। तो आप इस तरीके से बहुत सारे assumptions को निकाल सकते हो, लेकिन इससे आप ये assumption नहीं ड्रॉ कर सकते हो कि राम 10th क्लास का टॉपर हो सकता है, राम ने बचपन में 90% स्कोर किया हो। ये गलत हो गया। आर यू गेटिंग दिस? What I mean to say is that कि the assumption is completely based on the belief। और जब भी आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो एक चीज को याद रखना, आपकी पूरी दुनिया ये पैराग्राफ है। आपके पास ऑप्शंस ऐसे दिखाई देंगे जो आपको लगेगा कि ये बात तो सही है, जीएस में हमने ऐसा ही पढ़ा हुआ है। हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस टाइप की प्रॉब्लम होती रही तो सॉल्यूशन हमने तो जीएस में पढ़ा हुआ है। ऐसा जीएस में जो पढ़ा है सब भूल जाओ। आपकी लाइफ अब ये पैराग्राफ हो गई, ये 100-150 वर्ड जो भी लिखा हुआ है ना, दिस इज योर लाइफ। आपको बस इसी को पढ़ना और इसके बेसिस पे आंसर निकालना है। गेट दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्टार्टिंग के दो ऑप्शन तो देखते एलिमिनेट हो जाएंगे, दो पे जाके फंसोगे 50-50 में। और अगर की टर्म को अच्छे से डिकोड किया और मल्टीपल प्रैक्टिसेस किए आपने इन की टर्म्स पे पैराग्राफ पे, तो डेफिनेटली वो भी सही करके आओगे। तो मैंने आपको दो चीज बताया। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि एजम्पशन का मतलब क्या होता है, एजम्पशन को लगाना है कैसे, और एजम्पशन आपको बिलीफ से कैसे कनेक्टेड है, मैंने आपको ये समझाया। अभी अभी के पैराग्राफ में मैं आपको एजम्पशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो दिस इज द पैसेज 1 और यहाँ पे क्वेश्चन में एजम्पशन पूछा गया। अब इसको ना थोड़ा सा जूम करते, राइट, सो दैट इट बिकम्स अपरेंट टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। अब आ जाओ, देखो इस पैराग्राफ को आराम से पढ़ेंगे और इसका एजम्पशन निकालने की कोशिश करेंगे। एक और चीज बता रहा हूं मैं, जब भी पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो फुल स्टॉप पर रुकेंगे, पैराग्राफ का मतलब को डेवलप करेंगे, इसका मीनिंग आपने क्या डेवलप किया उसको सबकॉन्शियसली बिल्ड करेंगे और फिर आगे उसको कनेक्ट करते चलेंगे। आई टेल यू द प्रोसेस हाउ इट इज डन, राइट। आई होप आप सबने एक बार रोक के वीडियो देख लिया होगा पैराग्राफ को। अब मैं साथ में करता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है। इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट इज रेयर। ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट का सेग्रीगेशन बहुत ही रेयर है। आगे देखो, रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर। अब रिसाइकलिंग किसके साथ है? इनफॉर्मल सेक्टर के साथ है। मोर देन 2/3 ऑफ द म्युनिसिपल बजट गोज इनटू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन।
हमने मतलब म्युनिसिपल का बहुत ज्यादा बजट सिर्फ कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में चले जा रहा है, रिसाइकलिंग तो अभी छोड़ दो, राइट, विच लीव्स वेरी लिटिल फॉर प्रोसेसिंग, रिसोर्स रिकवरी एंड डिस्पोजल। यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि आखिरकार में प्रोसेसिंग को लेकर के, रिकवरी और डिस्पोजल को लेकर के प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, राइट। इनका ये कहना है कि स्टार्टिंग में ही हम पूरा का पूरा पैसा उसको कवरी में ही उसको कवर करने में लगा देते हैं कि हमारे पास तो बहुत ही कम पैसा बचता है कि हम उसको रिकवर या रिसाइकलिंग इन चीजों में पैसे को इन्वेस्ट कर सके। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इन दिस। अब इस पूरे प्रोसेस में एक म्युनिसिपल ने जो वेस्ट को, गार्बेज को कलेक्ट किया, इस पूरे प्रोसेस में किस तरीके से हम देखते हैं कि वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट होगा, वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहां चला गया। तो क्या बोल रहा है, आइडियली इट फिट्स इन द चैन आफ्टर सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन के बाद ही हमें क्या करना चाहिए, पूरे वेस्ट को हटा देना चाहिए ताकि हम उसको एनर्जी कंजम्पशन के लिए यूज कर पाए, राइट, बिटवीन द वेट वेस्ट एंड द रेस्ट। ठीक है, नाउ कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड बिफोर गेटिंग इनटू द लैंडफिल। लैंडफिल के पहले हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी। कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका बहुत ज्यादा उपयोग है अगर हमें किसी भी चीज को वेस्ट से एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये डिपेंड करता है कि वेस्ट क्या है, यानी कि वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उससे डिपेंड करता है कि किस टेक्नोलॉजी से हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। Now, this biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50%, and biomethanation offers a major solution for processing this. यानी कि अगर मैं पैराग्राफ में बताऊं तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया, स्टार्टिंग में बताया गया कि किस तरीके से वेस्ट को कलेक्ट करने में ही हमारा बहुत पैसा लग जा रहा है, तो रिसाइकलिंग तो छोड़ ही दो। फिर दूसरे पार्ट में बताया गया है कि आखिरकार में कलेक्शन में इतना पैसा लग गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेस्ट कलेक्शन की यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे बोला जाए कि आखिरकार में कलेक्शन में ही इतना पैसा लग गया वेस्ट का, तो फिर हम वेस्ट से एनर्जी कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी को लेके क्वेश्चन बनाया गया, राइट। अब नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपको वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट करना है तो कौन से मशीन का इस्तेमाल करोगे, तो बोला जा रहा है बायोडिग्रेडेबल है तो अलग मशीन, नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो अलग मशीन। मैंने इस तरीके से इस पैराग्राफ के 3-4 डायमेंशंस निकाल दिए ताकि इसका मुझे मतलब समझ में आ जाए। अगर मतलब समझ में आ गया, मैंने इसको कॉन्शियसली डेवलप कर लिया कि इसका सेंस क्या है, अब मैं जाऊंगा बेसिकली उन ऑप्शंस पे जहां पे मैं अपना क्या एजम्पशन को लगा सकता हूं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सबसे पहला इसको आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। एजम्पशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आवर बिलीफ, कि मेरा बिलीफ क्या है, आराम से देखो क्या बोल रहा है, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज। इस पूरे पैराग्राफ में क्या हमने कहीं भी ऐसा पढ़ा है कि क्या चीज गवर्नमेंट एजेंसीज के पास होना चाहिए, क्या चीज प्राइवेट एजेंसीज के पास होना चाहिए, क्या चीज यूएस की गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्या चीज अफ्रीका की गवर्नमेंट को करना चाहिए, ऐसा कुछ भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। हमने पूरे पैराग्राफ में ये पढ़ा है कि जो वेस्ट डेवलप हो रहा है उस वेस्ट का मेजोरिटी ऑफ सेक्शन चला जाता है बस उसको कलेक्ट करने में, रिसाइकलिंग तो उसमें हो ही नहीं पा रहा। और अगर रिसाइकलिंग की बात भी कर रहे हो तो फिर आप वेस्ट से एनर्जी कहां कन्वर्ट करोगे, और उस एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी। यही 3 डायमेंशन में पूरा पैराग्राफ घूमा है। इसने कहीं नहीं बताया है कि ये प्राइवेट का काम है, ये पब्लिक का काम है, और आप कभी भी उस पैराग्राफ के बेसिस पे एजम्पशन डेवलप भी नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग दिस? उस पैराग्राफ के बेसिस पे आप ऐसा एजम्पशन डेवलप कर सकते हो कि मशीन्स हमारे पास इंडिया में कम है, तो हो सकता है इस प्रकार से हम एनर्जी कम प्रोड्यूस कर पाए, वेस्ट से एनर्जी कम बना सके, ये एक एजम्पशन हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये गवर्नमेंट एजेंसी का काम है, प्राइवेट एजेंसी का काम है, ये आपका गलत हो गया। जो पैराग्राफ में सिर्फ उसी के कॉन्टेक्स्ट में रहना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 बार रिपीट करूंगा, अभी आपके सामने 3 से 4 पैराग्राफ सॉल्व करूंगा। वी हैव टू स्टे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ से डेविएट करेंगे आंसर गलत हो जाएगा। जीएस के हिसाब से देखो तो ये बात सही है, लेकिन हमें जीएस नहीं, पैराग्राफ के हिसाब से चलना है, पैराग्राफ ही हमारी दुनिया है, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल इनपुट। ये बात तो सही है, टेक्नोलॉजी चाहिए अपने को, दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ये गलत हो गया। यहां तक इसने सही कहा था कि हाँ हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें उसको रिसाइकिल करने के लिए, ऊपर भी बात हुआ है कि मशीन चाहिए, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के अलग अलग मशीन चाहिए, लेकिन क्या ये बेस्ट पॉसिबल है कि सिर्फ प्राइवेट ही करेंगे। एक चीज और यहाँ पे याद रखना, बेस्ट पॉसिबल हैंडल्ड बाय, एस टाइप के अगर एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, मस्ट बी डन बाय, मैंडेटरली डन बाय, बेस्ट पॉसिबल हैंडल्ड बाय, तो ऐसे वर्ड कहीं ना कहीं गलत होते ही होते हैं। इसको याद रखना, कभी भी पैराग्राफ में क्या किसी भी जगह पे आपको दिख जाए एक्सट्रीम वर्ड, तो जनरल रूल ये है कि वो गलत ही होता है। और ये तो गलत है ही ना, प्राइवेट सेक्टर का वहां पे जिक्र हुआ ना, आप assumption बना सकते हो कि पैराग्राफ का कहानी भी कुछ और था, तो ये भी चला कि आपका आंसर क्या होगा, दैट इज द ऑप्शन बी। अभी हो सकता है आपका ये क्वेश्चन गलत हो, मुझे पता है 90% बच्चों का गलत होगा, गलत हुआ है कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके सामने मैं 4 पैराग्राफ और सॉल्व करूंगा, 5 से 6 क्वेश्चन बना के जाऊंगा, छठा क्वेश्चन सही होना चाहिए, दैट इज द पर्पस, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे।
तो आपने देखा मैंने किस तरीके से इस लॉजिक को लगाया है। पहले हमें पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ने का एसओपी है कि जहां फुल स्टॉप आए वहां पे मार्क करेंगे, 4 लाइन के बाद हम उस पैराग्राफ का समरी निकालेंगे, ऐसे 3-4 अलग अलग डायमेंशंस ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चंस पे आएंगे, उस बेसिस पे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। दिस इज अ कंप्लीट रीजनिंग स्किल। इंग्लिश इसकी अच्छी है, सिर्फ उसके पैसेज अच्छे नहीं होते, ये पैसेज हिंदी में भी दिया हुआ है। इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट्स अबाउट द रीजनिंग स्किल, राइट। अब एक पैसेज मुझे ये दिख रहा है, पहले देखते हैं कि ये जो पैसेज है इसमें की टर्म कौन सा लगा हुआ है, क्या इसमें assumption लगा हुआ है। देखो यहाँ पे assumption आ गया, चलो इस पैसेज को फिर पढ़ते हैं। दिस पैसेज इज आल्सो बेस्ड ऑन द assumption, ठीक है। इसको सब लोग अच्छे से देखेंगे, राइट। आई होप सबको क्लियरली दिख रहा होगा। एक सेकंड के लिए इसको रोक लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपने एक बार देख लिया होगा। अब साथ में करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर इज अ क्लेम दैट, देयर इज अ क्लेम, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर, ठीक है। ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा सेफ और हेल्दियर, ऐसा क्लेम किया गया। अच्छा, अब रियलिटी क्या है, ये वर्ड्स को ध्यान में रखना। दिस इज 1, दिस इज 2। रियलिटी क्या है, दैट बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री इज स्टिल यंग, ये यंग है और अभी उतना डेवलप, उतना रेगुलेट इंडिया में नहीं हुआ है, इसीलिए फार्मर्स और कंज्यूमर्स वो दोनों क्या है, दे आर नॉट ओनली कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट प्रोडक्ट्स आर बेस्ट फॉर देम बट समटाइम्स यूज प्रोडक्ट इन अ वे दैट कुड हार्म देम एज वेल। कहने का पर्पस, अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे रुकेंगे, ऊपर ये बता रहा है कि ऐसा क्लेम किया गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे देश में बहुत ही सेफ है, बहुत ही हेल्दियर है, लेकिन आपके देश का जो फार्मिंग इंडस्ट्री है अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे, अभी वो ग्रो कर रहा है, इस तरीके से ग्रो कर रहा है कि जो फार्मर्स है, जो कंज्यूमर्स है, उनको ये प्रॉब्लम है कि वो तो एक तो कंफ्यूज है कि कौन से प्रोडक्ट को यूज करे, कौन सा ना यूज करे, और कभी कभी जिस प्रोडक्ट को वो यूज कर रहे हैं वो इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उनको क्या इंपैक्ट कर रहा है, उन पर गलत इंपैक्ट कर रहा है, दैट इज क्रिएटिंग सम बैड इंपैक्ट्स ओवर देम, ऐसा ये बताने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि हम एड्रेस नहीं कर पा रहे, उसका बात कर रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही, यहाँ पे चीज बता रहा है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, अब इसी चीज को यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है, इस चीज को और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। फटाफट देखें क्या है, सिंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑन लार्ज स्केल इन इंडिया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बहुत टफ है ऑब्टेन करना लार्ज स्केल पे, तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर को यूज करते हैं जिसके अंदर में टॉक्सिक केमिकल और हैवी मेटल्स है। कहने का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी भी सेफर हेल्थियर ऐसा हम समझ रहे हैं, लेकिन है नहीं क्योंकि हम उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। यहाँ समझ में आ गया, उसी चीज को यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा है। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसे प्लांट स्प्रेज हैं, कुछ जैसे कि आपको धतूरा दिखाई देगा और लीफ स्प्रे दिखाई देगा, जिनके अंदर में दे हैव एलिमेंट कॉल्ड एट्रोपिन, इनके अंदर में कोई एक एलिमेंट एट्रोपिन, अगर इसको सही तरीके से अप्लाई नहीं किया गया, सही डोज पे अप्लाई नहीं किया गया, इट कैन एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंज्यूमर, ये नर्वस सिस्टम ऑफ कंज्यूमर पे एक्ट कर सकता है। इसी चीज को और एम्फेसाइज कर रहा है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर इसी कैसी भी इसी टाइप की चीज को अगर सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो आपको वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, राइट। अनफॉर्चुनेटली हाउ मच एंड व्हेन टू यूज आर नॉट वेल रिसर्च और वेल रेगुलेटेड इशू, मतलब कितना हमें यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, अभी तक रेगुलेटेड नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के। तो अगर मुझे बहुत ही सिंपल क्रक्स बताना है कि मैंने इस पैराग्राफ से क्या सीखा, तो मुझे स्टार्टिंग में पैराग्राफ में ये बताया गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे देश में बहुत ही इमर्जिंग फेज में, जिसके कारण अभी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, राइट, बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, सेफ्टी के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया। अब उसको यहाँ बताया गया है कि हम लोग बहुत कंफ्यूज है, मतलब जो कंज्यूमर है वो तो कंफ्यूज है ही है, जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल कर रहा है वो भी बेचारा कंफ्यूज है, उसको भी नहीं पता कैसे यूज करना है। बहुत बार तो इसका गलत यूज करने से नेगेटिव आउटकम आ रहा है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे बता रहे हैं ना कि नर्वस सिस्टम में इंपैक्ट पड़ रहा है एंड ऑल दैट, तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव आउटपुट को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है, मतलब पैराग्राफ उसी डायरेक्शन में जा रहा है। चलो, एक हमने बेसिक कॉन्शियसनेस डेवलप कर लिया होगा कि पैराग्राफ बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन को देख करके ना हमें थोड़ा सा क्लैरिटी दिखाई देगा। तो अब ये क्या है क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है कि भाई साहब इसके बेसिस पे आप हमें बताइए assumptions, राइट, यू हैव टू गिव द assumptions ऑन दिस बेसिस। सबसे पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कहा गया है कि स्टार्टिंग में कहा गया कि क्लेम है कि सेफ है, लेकिन बाद में कहा जा रहा है कि ये डेवलपमेंट फेज पे। लेकिन डेवलपमेंट फेज का मतलब ये नहीं है कि पूर्ण रूप से वो अनसेफ ही है। अगर इफ इट इज कंप्लीटली और इनहेरेंटली अनसेफ, देन गवर्नमेंट वुड हैव पुट सम बैन ओवर दैट। लेकिन कहीं ना कहीं दैट इज आल्सो यूजफुल टू अस, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर प्रमोटिंग इट। तो ये थोड़ा सा ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट, दैट इट इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर कंज्यूमर, रेदर देन दिस कि इसकी जगह ये बोला जा सकता है
कि फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स आर नॉट एबल टू यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग इन ए बेटर वे। ये एक सही एजम्पशन है कि हाँ, इस पैराग्राफ के हिसाब से हम ये समझते हैं कि जो फार्मर है, जो कंज्यूमर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रहा। लेकिन ये गलत है कहना कि ये अनसेफ ही पड़ा हुआ, अनसेफ की बात नहीं कर रहा, वहां बोल रहा है कि इसको हमें यूज करना नहीं आ रहा, इसी कारण हम गलत यूज कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा है कि पूर्ण रूप से अनसेफ। आर यू गेटिंग दिस? ये थिन लाइन इसको समझना है। आगे क्या बोल रहा है? फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। ये बात आप खुद सोचो, वहां पे धतूरा का एग्जांपल दिया था कि धतूरा एक ऐसा इको फ्रेंडली फूड है और उसमें एट्रोपिन करके कोई एक चीज है, सब्सटेंस है, अगर सही तरीके से यूज नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर में निगेटिव आउटकम ला सकता है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो भी फार्मर है, जो भी कंज्यूमर है, जो अभी इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है, जिसको सच में नहीं पता ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, उसको कहीं ना कहीं एजुकेटेड होने की जरूरत है इन टाइप्स के फूड के लिए। ये बात जायज है या नहीं जायज है, आप खुद मुझे बताओ, आप खुद एजम्पशन ड्रॉ करो। स्टार्टिंग में बोल रहा है कि फार्मर्स और कंज्यूमर्स, इन दोनों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों को एक्चुअली में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अच्छे से नहीं पता। अब इनको ना ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कैसे अच्छे से नहीं पता, उसने 4 एग्जांपल दिए कि आप देखो धतूरा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे भी गलत यूज कर पा रहे हैं, कभी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें तो उसमें मैन्योर का इस्तेमाल ज्यादा और उसका भी नेगेटिव आउटकम है। तो ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि फार्मर और कंज्यूमर को थोड़ी जरूरत है जागरूक होना, सीखने का कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर आप कह सकते हो इको फ्रेंडली फूड्स, इसको कैसे कंज्यूम करें, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक राइट एजम्पशन है। एजम्पशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बिलीफ, और आपको वो बिलीफ डेवलप करना है पैराग्राफ को पढ़ करके, और ये कन्विक्शन, ये बिलीफ आपके मल्टीपल प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ये पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज द ऑप्शन बी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हो सकता है अभी भी गलती हो रहा हो, आई डेफिनेटली अश्योर यू, हो सकता है कुछ बच्चों का अभी भी गलती हो रहा, बट डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। अभी हम इस सेशन में पूरा एजम्पशन सॉल्व करेंगे, 2023 का सारा एजम्पशन सॉल्व करेंगे। इतना एजम्पन सॉल्व कर लेंगे कि आपको रात को सपने में भी एजम्पशन ही दिखाई देगा, राइट। कि आपके पेपर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तो एज्यूम करिए आपका पेपर कैसा गया। चलो देखो, यहाँ पे भी एक की टर्म है एजम्पशन, मैंने इसको जूम कर दिया। अब ये है आपके सामने एक नया क्वेश्चन, मेरे सामने सॉल्व करेंगे सब लोग, पहले इसको रीड करो, ठीक है? कर लिया रीड? स्टार्ट करूं मैं? देखो क्या लिखा हुआ है, फूड कंजम्पशन पैटर्न हैव चेंज्ड सब्सटेंशियली इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। अब ये पैराग्राफ किसके बारे में बता रहा है कि हमारा जो फूड कंजम्पशन, जिस तरीके से हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, उसका पैटर्न बहुत टाइम पे चेंज हुआ है, बहुत सारे डिकेड्स, पिछले कुछ डिकेड्स में, दशकों में बदला है। क्या बदला है, कैसे बदला है, क्या प्रॉब्लम आएगा, इसी के बारे में अभी जिक्र करेगा। इसको आपको डायरेक्शन क्लियर हो चुका होगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दिस हैज रिजल्टेड। अब इसका ये कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा है कि एक्चुअली में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आया। तो फटाफट देखेंगे क्या है रिजल्ट। सबसे पहला डिसअपीयरेंस, फर्स्ट डिसअपीयरेंस ऑफ मेनी न्यूट्रिशियस फूड। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशियस फूड थे जो डिसअपीयर हो गए, जैसे कि माइलेट्स। हमने इतना ज्यादा फूड कंजम्पशन पैटर्न को चेंज किया है कि जो न्यूट्रिशियस फूड है वो खत्म होते जा रहे हैं, राइट। अच्छा, वाइल्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड ओवर 5 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस। जब से आजादी मिला तब से हमारा जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो 5 गुना बढ़ा है। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन क्या हुआ? 5 गुना बढ़ा है, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड घटा है। समझ में आ रहा है सेंस क्या है? ये आपको समझ में आ रहा है? अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो फिर आगे भी क्लियर हो जाएगा। देखो आगे क्या बोल रहा है, इट हैज नॉट सफिशिएंटली एड्रेस द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब ये बोल रहा है, देखो इस पैराग्राफ का इशू बता रहा है, ये समझना है कि ऊपर वाले पैराग्राफ का प्रॉब्लम बता रहा है। ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या बताया कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा है, पिछले टाइम से 5 गुना बढ़ गया जब से देश आजाद हुआ है, लेकिन इसको बढ़ने से ना कहीं भी माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। तो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम क्यों रिजॉल्व नहीं हुआ, इसके बारे में पहले ही कह दिया कि न्यूट्रिशियस फूड कम हो गए हैं। आप समझ पा रहे हो ऊपर वाले पैराग्राफ को नीचे कैसे लिंक कर रहा है? दिस इज द इंटरलिंकिंग, राइट। अब आगे देखो क्या लिखा हो, यहाँ पे ऐसा क्रॉस मारेंगे, हमें इसका मतलब समझ में आ चुका है। यहाँ तक हमारा पैराग्राफ में हमने अपना कॉन्शियसनेस डेवलप कर लिया कि पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है। जब भी कॉन्शियसनेस डेवलप करो, एक मार्क लगाओ, कॉन्फिडेंस देखो, और पता चलेगा कि इस पैराग्राफ में कुछ भी पूछेगा मुझे पता है। ये कॉन्फिडेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन सीसैट। चलो क्या लिखा हुआ है, फॉर लॉन्ग, बहुत समय से, द एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, पार्शियली स्टेपल्स व्हिच लेड टू लोअर प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशनल क्रॉप, ग्रेन, फ्रूट एंड अदर वेजिटेबल, इंपैक्टिंग फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन द प्रोसेस। अब यहाँ पे ऐसे टिक करो। ये क्या बताना चाह रहा है कि बहुत समय से हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेपल फूड्स पे इतना ना फोकस कर दिया है कि जो रीजनल फूड्स थे, जो अलग अलग रीजन्स पे ही डेवलप होते थे, जो फ्रूट्स थे, जो रीजन्स पे बहुत ही अच्छे विटामिन ओरिएंटेड फूड्स थे, इस टाइप के फूड्स जिससे आपका बॉडी ग्रो करे, न्यूट्रिशियस फूड्स थे, वो खत्म हो गए। ऐसे इंडिजिनस फूड्स क्या हो गए? खत्म हो गए हैं।
और सिर्फ मिलेट्स का प्रोडक्शन, मिलेट्स कह रहा हूँ मतलब हम सिर्फ और सिर्फ स्टेपल्स नॉर्मल खाने का प्रोडक्शन करते जा रहे, कहीं ना कहीं हमारा जो फूड है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है वो कम हो गया। देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात की गई है, स्टार्टिंग में भी वही चीज बता रहा है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी खत्म होते जा रहा है, भले हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है, खाने का प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट न्यूट्रिशन अमाउंट उसका कम होते जा रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, फर्दर इंटेंसिव मोनोकल्चर। अब देखो एक नया इशू रेज किया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने एक ही प्रकार के क्रॉप बहुत ही ग्रो किए, मोनोकल्चर, अगर एक ही प्रकार का क्रॉप बहुत ज्यादा ग्रो किया हुआ है, सो दैट कैन परपिचुएट द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम। फिर से बोल रहा है, उससे आपके अंदर में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी और लैंड आपका डिग्रेड होगा। देखो क्या लिखा हुआ, बाय डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड वाटर एंड फूड ड्राइव थ्रू दिस। मतलब क्या कहना चाह रहा है पैराग्राफ, पैराग्राफ सिंपल ये कह रहा है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से हमारा खाना का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कम होते जा रहा है, रीजनल फूड्स जो कभी ग्रो होते थे वो खत्म हो गए, क्योंकि अब हम नंबर से ज्यादा मतलब हम क्वालिटी से ज्यादा नंबर्स पर ध्यान दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम बहुत ज्यादा ही स्केल में खाना प्रोड्यूस कर दें जिससे लोगों का पेट भर जाए, ये नहीं देख रहे कि जिससे हम पेट भर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन कितना है। तो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। और एक दूसरा प्रॉब्लम बता रहा है कि सिंगल क्रॉप को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने से आपका लैंड एक तो खराब होते जा रहा है और लैंड के खराब होने के साथ साथ वाटर और आपका हेल्थ भी खराब हो रहा है। तो ये पैराग्राफ में ये दो इश्यूज को एड्रेस करता है। एक तो सबसे पहले कि किस तरीके से न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है, राइट, और जबकि क्वांटिटी ऑफ फूड बढ़ रहा है, और दूसरा सेम फूड को बार बार प्रोड्यूस करने से आपका लैंड कैसे डिग्रेड हो रहा है। तो इससे आपको एक बहुत ही नॉर्मल सा कहानी समझ में आ गया। आपको अब इससे रिलेटेड कुछ एजम्पशंस को डेवलप करने हैं। अब देखो एजम्पशंस क्या डेवलप करने, पहला चीज हमेशा याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मेक श्योर दैट यू गाइस आर व्हाट अंडरलाइनिंग ऑल द इंपॉर्टेंट की टर्म्स। अगर एक भी की टर्म मिस हो रहा है तो या तो आपको समझने में दिक्कत हो रहा है या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कन्विक्शन आना चाहिए पेपर में कि सीसैट में मैंने मारा तो सही मारा, दैट कन्विक्शन इज इंपॉर्टेंट, राइट। इस कन्विक्शन के साथ 20-25 क्वेश्चन मार के आ जाओ, सीसैट निकल गया। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है assumption कौन सा होगा, तो पहला बोल रहा है क्या, तो इंप्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मैं पहले ही काट दूंगा। एक होता है assumption डेवलप करना, assumption डेवलप करना मतलब पैराग्राफ के बेसिस पे assumption क्या डेवलप कर रहा हूं। मैंने पैराग्राफ में कहीं भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात ही नहीं की है। वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एट ऑल। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें कंट्री से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ हो, कुछ उस पैराग्राफ के आसपास लिखा हो। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो बहुत दूर हो गया ना। आप समझो, जो आपका एजम्पशन है वो किसके बेसिस पे बिलीव है, वो आपके बिलीफ के ऊपर। आपने कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टू अचीव जीरो हंगर गोल, इसका भी बात नहीं किया हुआ है, राइट। मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर इनएविटेबल इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस माल न्यूट्रिशन। ये तो पहली बात गलत है, मोनोकल्चर प्रैक्टिस कभी भी सही नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि वो माल न्यूट्रिशन को प्रमोट कर रहा है और कभी भी उसका आपका जीरो ये हंगर गोल और ये सब ये तो मेंशन ही नहीं है, इसको तो काट ही दो पहले बात। अब आप दूसरे पैराग्राफ पे, दूसरा क्या बोल रहा है, डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। क्या हमने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा है? डेफिनेटली पढ़ा, कि नहीं पढ़ा ना हमने, कि अगर सिंगल क्रॉप बार बार ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, उसका जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो खराब होगा, वहां पे लैंड डिग्रेड होगा, वहां पे वाटर खराब होगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। अभी मैंने आपको लास्ट ही पैराग्राफ में बताया कि किस तरीके से मोनोकल्चर, मैंने अभी लास्ट में यहाँ पे ऐसे करके अंडरलाइन किया था कि मोनोकल्चर से ये प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब दिस इज करेक्ट, ये तो मेरा सही है, राइट। तो मैं देखूंगा टू किस में नहीं है, टू इसमें नहीं है, मैंने इसको काट दिया। चलो, मुझे वैलिड सही स्टेटमेंट बताने, ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड्स टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ये एजम्पशन सही है गलत है, आप खुद सोचो। ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना फूड प्लानिंग को लेकर के ऐसे होना चाहिए कि हमारे पास न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़े। भाई इस पैराग्राफ में 10 बार बोला है कि आपके देश में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी खराब हो रहा है, हम सिर्फ नंबर्स बढ़ा रहे हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम बस क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान ही दे रहा है। तो ये तो सही कह रहा है ना कि इस हिसाब से तो एग्जाम से ये भी निकाल सकते हो ना कि हाँ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि हमारे देश का न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बढ़ना चाहिए ना। मतलब यही बात तो वहाँ पे, यही प्रॉब्लम तो ऊपर रेज हो रहा है बार बार, उसी प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे लिखा होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज की जगह इसने कह दिया होता कि प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू दिस, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का वहां पे जिक्र नहीं है। लेकिन बाय डिफॉल्ट वहां पे ये जिक्र किया गया है कि 1947 जब से देश आजाद हुआ हमने बस इसमें ही ध्यान दिया, इसमें ये किया है। तो ये तो बट ऑब्वियस है कि एग्रीकल्चर में हमेशा गवर्नमेंट का फोकस होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं क्या है, आपके लिए गवर्नमेंट ओरिएंटेड बिजनेस है जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आता है। तो अगर इसमें प्राइवेट लिखा होता ना, प्राइवेट पॉलिसी, तो आप इसको काट देते कि ऐसा तो हमने ऊपर कुछ पढ़ा नहीं और इस बेसिस पे पैराग्राफ के एजम्पशन डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली वही जो हमने ऊपर पढ़ा। अब इसमें भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो नीचे पढ़ते, नीचे के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर, ठीक है, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस द फार्मर रिसीव सब्सिडीज।
कहीं भी हमने सब्सिडीज का जिक्र किया? अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर रिन्यूमरेटिव प्राइसेस फॉर ग्रेन्स एंड देयरफॉर दे डू नॉट कंसीडर क्रॉप डाइवर्सिटी। ये बोल रहा है कि मतलब क्रॉप डाइवर्सिटी ना होने का रीजन है कि हम एक ही क्रॉप को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, उसी क्रॉप के लिए वो बार बार क्या बोलती है, सब्सिडी दे रही है, एमएसपी पे क्रॉप बेच रही है, तो फार्मर एक ही क्रॉप ग्रो कर रहा है क्योंकि उसमें फायदा है। देखो जीएस के पर्सपेक्टिव से देखो तो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या पैराग्राफ हमने कहीं भी ऐसा कुछ पढ़ा है कि गवर्नमेंट पैसे को लेकर, रिनमरेशन को लेकर कि ये पॉलिसी लेकर के आ रही है, सब्सिडी के बारे में कहीं भी कुछ भी जिक्र है? नहीं है ना। इसको काटो विद कन्विक्शन, कट दिस विद कन्विक्शन एंड नाउ जस्ट सी कि क्या ये कहीं ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको? तो 4 गया तो ये चला गया, ये भी गया, देखो 2 एंड 3, दिस इज दैट 2 एंड 3, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको ना कन्विक्शन के साथ लगाओ कि ये आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर है, दैट इज द ओनली 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। मुझे मतलब फील हो रहा है, पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। सी पैराग्राफ CSAT is more about your own conviction. I want to make this thing more clear, more easy for all of you, right? मैं और कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मैं इसको और कितना सिंप्लीफाई कर पाऊंगा, लेकिन ये तो श्योर हूँ कि जब तक सिंप्लीफाई नहीं करूंगा जाने वाला नहीं हूँ, भले 4 घंटे लगे 6 घंटे लगे, राइट। बट इतना मुझे पता है कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी ना आज की क्लास में, तो ये ना आपका कॉन्सेप्ट पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। फिर आपको यहाँ पे हाँ ये एक assumption का क्वेश्चन दिख रहा है, बट ये इसको छोड़ते हैं, लास्ट में चलते हैं, क्योंकि ना कुछ नीचे के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके देखते हैं। यहाँ पे कहीं दिख रहा है? नहीं, लॉजिकल रेफरेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है? लॉजिकल रेफरेंस। लॉजिकल रेफरेंस इन टर्म्स तो भी हम बाद में आएंगे, आई थिंक और भी क्वेश्चन होने चाहिए assumption को लेकर, लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर इन द एग्जाम। ये भी लॉजिकल रेफरेंस को लेकर के है, जस्ट अ सेकेंड। नहीं दिस इज, हाँ यहाँ पे मुझे कहीं तो दिखाई दिया, दिस इज दैट पर्टिकुलर assumption। देखो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ठीक है। assumption का क्वेश्चन है, assumption पूछा जा रहा है। पॉज करो, एक बार रीड करो, फिर मेरे साथ रीड करो। आई होप आप सबने एक बार रीड किया होगा, अब एक बार साथ में रीड करके देखते हैं कितना हमें समझ में आता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो अब इसको रीड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बोला जा रहा है क्या कि फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स ग्रांट प्रोटेक्शन टू पेटेंटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट टर्म। देखो हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन कहीं गलत हो, प्लीज डोंट माइंड दैट, मैं इंग्लिश नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके अटेम्प्ट करना है। कह रहा है कि जो भी फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स है, राइट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो भी आप पेटेंट करवाते हो, अपने नाम पे उस प्रोडक्ट को कर लेते हो, कहीं ना कहीं वो एक प्रोटेक्शन देता है जो इंसान उसको पेटेंट करा रहा है, स्पेशली कब तक, जब तक के लिए उसने पेटेंट करवाया है। मतलब अगर मैंने 5 साल के लिए कोई मेडिसिन को पेटेंट करा लिया क्योंकि मैंने उसको रिसर्च करके उसको ढूंढा है, तो तब तक वो मेरे अंदर में, मेरा कहीं ना कहीं मोनोपोली है। यही बात है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट है द पेटेंटीज एंजॉय द लिबर्टी टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ मेडिसिन। बहुत बड़ी बात है, जिसने पेटेंट किया है उस मेडिसिन को, उसके पास में लिबर्टी है कि उसके प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है, लिमिटेड टाइम तक कर सकता है जब तक उसकी मोनोपोली है, बट दिस कुड बी अनएफोर्डेबल टू द पब्लिक। हाँ, लेकिन हो सकता है कि उसने ऐसा प्राइस डिटरमाइन कर दिया जो आम लोगों के लिए खरीदना बहुत टफ है। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने एक मेडिसिन ढूंढा, मैंने कहा इस गोली को मैं 5,000 रुपए का करूंगा, वो 5,000 रुपए की गोली बीपी की होगी तो कौन खरीदेगा, लेकिन जब तक मेरा पेटेंट है मैंने उसको 5,000 का कर रखा है। सिंपल सा, मुझे ये समझ में आ रहा है जहां तक मैं पढ़ रहा हूँ, राइट। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐसे टिक कर दिया। नाउ सच पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफर्ड टू पेटेंटीज इज बिलीव्ड टू बेनिफिट द पब्लिक। अब ये जो पेटेंट प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, क्या बोला गया है? इट इज बिलीव्ड टू बेनिफिट द पब्लिक ओवर द लॉन्गर टर्म थ्रू इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, ये कह रहा है, अच्छा, ऑल्दो इट कम्स एट अ कॉस्ट इन अ नेचर ऑफ हायर प्राइस फॉर द पेटेंटेड मेडिसिन। चलो अब यहाँ पे टिक करो। देखो क्या बोल रहा है पैराग्राफ। इस पैराग्राफ ने ये बताया है कि जो भी प्रोडक्ट को मैंने पेटेंट किया हुआ है वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि मैंने उस पर बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हुआ है। भले ऑल्दो मैं ये मानता हूं कि वो बहुत ही महंगी है, खरीदने में उनको बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन फायदेमंद इसलिए क्योंकि इसमें R&D बहुत हो चुका है, बहुत ही क्वालिटी मेडिसिन है। मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट। देखो आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, द पेटेंटिज्म एंड द प्राइस प्रोटेक्शन थ्रू अ लीगल वैलिडेटेड हाई प्राइस फॉर द मेडिसिन during the currency of the patent provide the patentee with a legitimate mechanism to get return on the cost incurred on this। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो पेटेंटिज्म है प्राइस प्रोटेक्शन का, वो कहीं ना कहीं एक इंसान को जिसने पेटेंट कराया है उसको मदद करता है कि जो उसने R&D में पैसा लगाया है
वो ज्यादा प्राइस पे मेडिसिन को बेच करके उस पैसे को निकाले। मतलब अगर मैं एक दवाई को R&D कर रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो बहुत पैसे लग गए, तो मैं इसको हायर प्राइस पे बेच रहा हूँ ताकि मेरे जो भी पैसे लगे रिसर्च डेवलपमेंट वो मुझे मिल जाए। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ में 2-3 सीवियर इशू का हिंट किया हुआ है। एक तो उसने बताया है कि पेटेंट कराने वाले के पास में क्या अधिकार है, दूसरे उसने बताया है कि पेटेंट अगर कोई करा रहा है तो उससे क्या पॉजिटिव है और उससे क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि कहीं ना कहीं वो R&D पे पैसा लगा रहा है तो उससे आम पब्लिक के लिए एक अच्छी मेडिसिन आ रही है। नेगेटिव ये है कि वो मेडिसिन महंगी होगी, और इसी चीज को लेकर इस पैराग्राफ ने अपने आप को कंक्लूड किया। बस एक बहुत ही जनरल ओपिनियन इसने ड्रॉ किया हुआ है। अब इस ओपिनियन के बेसिस पे ना इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलो मुझे एजम्पशन निकालना है, टू जस्ट फाइंड द एजम्पशन। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आई हैव जस्ट सपोज्ड टू फाइंड द एजम्पशन। पहला कह रहा है पेटेंट प्रोटेक्शन गिवन टू पेटेंटीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन पब्लिक परचेजिंग पावर इन असेसिंग पेटेंटेड मेडिसिन। मतलब क्या है, जो भी पेटेंट प्रोटेक्शन मिल रहा है किसी को भी, जो पेटेंटी है जिसको पेटेंट का प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बर्डन बनाता है आम लोगों के ऊपर, क्योंकि वो उनके खर्च से बाहर चली जाती है। मतलब महंगी थोड़ी मेडिसिन है, तो ये तो बोला गया ना ऊपर कि कहीं ना कहीं मेडिसिन महंगी हो जाती है, इसको लेकर के तो इसने जिक्र किया हुआ, दैट इज करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज अ ह्यूज बर्डन फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज। देखो मैं इस चीज को यहाँ पे फिर समझा कि हमने कहीं भी ऊपर पुअर कंट्री के बारे में नहीं पढ़ा, हमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि अगर कोई कंट्री डेवलप कर रहा है तो उसका पेटेंट फिर दूसरे को शेयर करेगा नहीं करेगा। अगर कुछ भी हमने इससे रिलेटेड पढ़ा होता ना तो ये एक एजम्पशन निकल पाता कि हाँ, हमने पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में कुछ पेटेंट हुआ, अब यूएस खरीदने वाला है तो महंगा है, तो हम कुछ उससे कनेक्ट कर पाते कि अच्छा एक कंट्री से दूसरी कंट्री की बात चल रही थी तो ये एजम्पशन हो सकता है। जब जिक्र ही नहीं हुआ तो फिर एजम्पशन कहां से होगा? सिंपल सी बात है ना, बहुत ही लॉजिकल बता रहा हूँ, बहुत ही फेयर बता रहा हूँ। एजम्पशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन बिलीफ, राइट? बिलीफ ऊपर डेवलप ही नहीं हुआ तो फिर एजम कैसे करोगे? बिलीफ डेवलप होना इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑप्शन काट दो पहले, राइट? नेक्स्ट चलो, प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस इज अ की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन इन मेनी कंट्रीज, राइट? देखो कहीं ना कहीं बोल रहा है कि मेडिसिन को प्रोवाइड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा गोल है, राइट? अब इस पे आकर के मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, टू बी फ्रैंक मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये सही है गलत है, बट मैं एक बार ना नीचे जरूर जाऊंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दो ही ऑप्शन सही है, एंड आई सिंसियरली नो कि ऑप्शन ए तो सही है, तो मैं ये दो तो कट ही करूंगा, यानी कि 1 2 या फिर 1 एंड 4। इससे मैं क्लियर हो पा रहा हूँ कि 3 तो होगा ही नहीं, आंसर तो 1 4 ही है। बट एक बार फिर भी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ पेटेंटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट्स। बहुत सही बात है, आपको गवर्नमेंट को एक बैलेंस लाने की जरूरत है, क्योंकि पेटेंटी का राइट है तो वो महंगी दवाई बेच रहा है, लेकिन वो दवाई पेशेंट तो नहीं खरीद पा रहा। तो जो पेटेंटी है जिसने दवाई का पेटेंट कराया, जो महंगा बेच रहा है, और जो पेशेंट है जो उतना पे नहीं कर पा रहा, इसके बीच में बैलेंस है, ये गवर्नमेंट का काम है। तो ऊपर पैराग्राफ बता रहा है, उससे मैं इसको इनकर्ड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे गवर्नमेंट हटा के लिख दे कि प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू फाइंड, फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेडिसिन का कंट्रोल रेगुलेशन गवर्नमेंट के हाथ में, ये जनरल ट्रेंड है, राइट? तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर XYZ कंपनी, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब एजम्पशन उसी से बनाओ जो पढ़ा है, उसके बाहर का एजम्पशन मत बनाना। यानी कि इसका क्या होगा, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 दिस इज करेक्ट। तो सॉरी ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 दिस इज करेक्ट, सो दिस इज बी, दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब मैं समझ रहा हूं ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का सही होगा, सही हुआ होगा, आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि एजम्पशन अगर पूछा जा रहा है तो आपको एग्जाम में क्या देखना है, एजम्पशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, आपको ये समझ में आया होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रस्ट मी इस क्लास के बाद में जब आप निकलोगे ना तो एजम्पशन के क्वेश्चन यू बनाओगे, राइट? थोड़ा सा पेशेंस दो। और मैं एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे कि जितने भी एस्पिरेंट क्लास को देख रहे हैं, मेक श्योर, देखो यहाँ पे एजम्पशन का क्वेश्चन आ गया है ना, चलो मेक श्योर दिस कि आप कभी भी किसी भी कोचिंग का सीसैट का पेपर नहीं सॉल्व करोगे। आपको सीसैट सॉल्व करना तब यूपीएससी का पीवाईक्यू सॉल्व करो, 2015 से लेकर के 24 तक के 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करो, किसी भी कोचिंग का मत सॉल्व करना, क्योंकि यूपीएससी हमेशा पैसेजेस को उठाती है तो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, किसी रिसर्च पेपर से, ये कोचिंग वाले पता नहीं कहां से उठा लेंगे। प्लस ये जो ऑप्शंस को बनाती है बहुत ही रीजनेबल ग्राउंड्स पे बनाती है, ताकि इससे आपका रीजनिंग स्किल को चेक किया जा सके। वहां पे जो कंटेंट डेवलपर होते हैं उनके पास में बहुत ज्यादा रीजनिंग स्किल नहीं होता, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ये सारे लॉजिक, ये सारे तरीके जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जिससे आप पूरा यूपीएससी का पेपर सॉल्व करोगे, वहां फेल हो जाएंगे और आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो समटाइम्स यू हैव टू कन्फाइन योरसेल्फ टू गुड सोर्स, द गुड सोर्स इज यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टक इट देयर, जस्ट स्टक टू दैट पर्टिकुलर कोर्स, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना? देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है कि आपको एजम्पशन बताना है,
तो एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ो अपने से, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमेशा याद रखना छोटा पैराग्राफ कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़े पैराग्राफ कभी कभी इजी होते हैं, ऐसा ट्रिक यूज किया जाता है। बाकी जनरली तो पैराग्राफ के नेचर पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा होगा। आई होप सबने एक बार पढ़ लिया। स्टार्ट करें। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया शुड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए while कीपिंग पर्सनल डाटा। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कर रहा है, प्राइवेसी की बात कर रहा है। पर्सनल डाटा ऑफ सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड, मतलब आप डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करो, राइट, पैसे को ट्रांजेक्शन प्रमोट करो, डिजिटल इकोनॉमी सब प्रमोट करो, लेकिन एक चीज को ध्यान में रख के प्रमोट करो कि हर इंसान का जो पर्सनल डाटा है ना वो सिक्योर होना चाहिए, वो उसके पास होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, उसके पास बचा हुआ होना चाहिए। नो वन विल इनोवेट इन सर्विलियंस ओरिएंटेड इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे आप किसी के सर पे सारे डाटा को लेकर के बैठ गए हो, उसको सर्विलियंस कर रहे हो, उस इन्वायरमेंट में तो कोई रिसर्च नहीं करने वाला, कोई इनोवेट नहीं करने वाला। और इन अ प्लेस वेयर इंडिविजुअल पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कॉम्प्रोमाइज, या फिर वैसी जगह पे जहां पे किसी का इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उसका इंफॉर्मेशन किसी और को मिल सकता है। तो पहले 2.5 से 3 लाइन में आपको एक बिलीफ बताया गया कि कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव करना, और नीचे की ये 3 लाइन में एग्जांपल के साथ दे दिया गया कि ऐसा ऐसा अगर सिचुएशन हो तो कोई काम नहीं करेगा, मतलब उसी चीज को यहाँ पर रेप्लिकेट कर रहा है, उसी चीज को बार बार बता रहा है। आगे क्या बोल रहा है, The ultimate control of data must reside with individual। हर इंसान के पास उसका डाटा का कंट्रोल होना चाहिए और कोई नहीं, राइट। Who generated, जो उसको जनरेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। They should be enabled to use, restrict and monetize it। उस डाटा का वो यूज करे, उस डाटा को रोक के रखे या फिर उससे पैसा कमाए, मोनेटाइज करे, वो उसके ऊपर होना चाहिए, कोई और दूसरा इंसान उसके डाटा को यूज ना करे, राइट। नेक्स्ट है ये उसका विषय, देयरफॉर, इसीलिए data protection law should enable the right kind of innovation, one that is user centric and privacy protecting। आप जब भी डाटा प्रोटेक्शन लॉ बनाओ तो ये ध्यान में रख के बनाओ कि वो लॉ ऐसा होना चाहिए जो एक यूजर के सेंट्रिक हो, प्लस वो क्या हो, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, मतलब उसके प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करे। मतलब पूरा पैराग्राफ यही बता रहा है कि जो भी इंसान अपने डाटा को प्रोड्यूस कर रहा है उसी डाटा का पूरा अथॉरिटी उसके पास हो, उस डाटा को वो डिलीट कर दे, उससे पैसा कमाए, उससे जो भी करना वो अपने पास रखे, कोई तीसरा ना आए। अगर कोई तीसरा आएगा तो उस सर्विलियंस ओरिएंटेड इन्वायरमेंट में कोई भी इनोवेशन नहीं करेगा, उस सर्विलियंस इन्वायरमेंट में कोई अपने पर्सनल डाटा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देगा। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका से अपने पैराग्राफ को बताया है, राइट। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे assumption में, बोल रहा है कि ऊपर पैराग्राफ को पढ़ के आपको कौन से assumptions दिखते हैं। सबसे पहला assumption क्या बता रही है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज द वैल्यू टू द इकोनॉमी। ये बात आप खुद सोचो, अभी क्या बोला इसने कि एक इंडिविजुअल जो उस डाटा को प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास में अधिकार होना चाहिए कि उस डाटा को रखे, डिलीट करे या मोनेटाइज करे, या फिर उस डाटा से वो पैसा कमाए। यानी कहीं ना कहीं डाटा जो है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, अगर आप किसी के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मेरी प्राइवेसी को अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कुछ ग्रोथ भी होगा, क्योंकि हो सकता है मैं उस डाटा की प्राइवेसी को सेल करूं अपने हिसाब से, दैट इज अप टू मी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एजम्पशन बेसिस पे सही है, अच्छे से सोचना। देखो ऊपर मोनेटाइज करने की बात की गई है, राइट। नेक्स्ट है, देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन द प्राइवेसी एंड इनोवेशन। हाँ, ये बात सही है। अभी स्टेटमेंट क्या बोला गया था कि जो प्राइवेसी है और इनोवेशन दोनों के बीच में लिंक है, अगर आपका प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होगा तो इनोवेशन नहीं होगा। ऊपर लिखा था ना कि कहीं भी सर्विलियंस मोड हो तो वहां पे इनोवेशन नहीं हो पाएगा। इनोवेशन वहीं पे होगा जहां पे उस डाटा को जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास उसका सोल अधिकार हो। तो ये भी सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना, मुझे लगता है ये सबने सही किया होगा। एवरी वन ऑफ यू वुड हैव गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट, है ना। और देखो assumption के क्वेश्चन कहाँ दिख रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और करूंगा फिर हम इसको बंद करेंगे, राइट। आज हमने 2023 के पेपर में जितने भी assumption, लगभग जितने भी assumption पूछे गए हैं, आई होप कि हमने उसको कर लिया। हाँ, ये 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, आई थिंक 80 क्वेश्चंस आर डन। सो इन टुडेस पेपर ना आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ assumption जो 2023 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है। आपका काम क्या है, व्हाट इज योर वर्क। मैं पहले ये बता दूं हमने आज क्या सीखा। जब भी assumption आएगा, जब भी क्या आएगा, assumption आएगा, हम हमेशा अपने बिलीफ पे काम करेंगे, राइट। हमने क्या बिलीफ लिया है, कहां से, कॉम्प्रीहेंशन से। कॉम्प्रीहेंशन ने हमें क्या बिलीफ दिया, हम इसी के पास रहेंगे, राइट। नथिंग आउट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, नथिंग आउट ऑफ इट, इसके बाहर कहीं नहीं जाना है। इसके बाहर अगर आप थोड़ा भी जा रहे हो तो इस बेसिस पे जाओगे, क्या आपका बिलीफ है कि ऐसा हुआ होगा, उस कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे हल्का। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने ये कर देना चाहिए, उसने वो कर देना चाहिए, नहीं। करने के लिए तो दुनिया भर की चीजें लिखी जा सकती है, बट आपको पैसेज के आसपास में अपने आप को रोक कर रखना है।
दूसरा, पहले तो इसको एजम्पशन को बिलीफ के साथ आपको जोड़ करके रखना। दूसरा, जब भी एजम्पशन आए, वेन एवर यू फाइंड द क्वेश्चन ऑफ एजम्पशंस, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में राइट आंसर नहीं ढूंढना है, ये ढूंढना है कि कौन सा आंसर गलत है। एलिमिनेशन पे जाओ, एलिमिनेशन से आपका आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इट विल हेल्प यू टू गेट क्लोजर टू द आंसर। ऑप्शन 4 नहीं होगा, काट दो ऑप्शन 4, फिर आंसर पे राइट। अभी मैं आपके सामने एलिमिनेशन से ज्यादा कंटेंट पे काम करके आंसर निकाल रहा था, क्योंकि मैं आपको सही अप्रोच दिखा रहा था कि दिस इज द हाउ यू शुड अप्रोच इट। बट अगर आप सीधा अप्रोच नहीं ले रहे हो, जस्ट गो वर्क ऑन दैट एलिमिनेशन वाला मेथड। एलिमिनेशन से आपको 2-3 ऑप्शन पहले निकल जाएंगे, कभी कभी तो आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि जैसे आप एलिमिनेशन लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें से दो ऑप्शन कौन से नहीं है। अगर आपने इस बेसिक तरीके को लगाया तो इस तरीके से असम्पशन वर्ड आपका डिकोड हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो हो सकता है हम क्रिटिकल एनालिसिस पे कर ले, इन्फ्रेंस पे कर ले, या फिर हम हो सकता है कि मोस्ट लॉजिकल आर्गुमेंट या क्रक्स के ऊपर में करें। ऐसे 3-4 की टर्म्स है, उनको एक एक वीडियो में करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो जाएगा। आई एश्योर यू टू एवरी वन ऑफ यू, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, कि इसके बाद से आपके सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन में 50 to 55 मार्क्स इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको थियरी नहीं दे रहा, आपके सामने लाइव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और उस थियरी को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। आने वाले मतलब जो वीडियोस होंगे उसमें भी दिखाऊंगा। माय ओनली रिक्वेस्ट हियर टू एवरी वन ऑफ यू इज दैट मेक श्योर जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसको अपने पेपर में लगाएं, स्पेशली 2022 के पेपर में। और उसके बाद में जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस आपके स्कोर कैसे आ रहे हैं। ऑल्सो दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ वीडियो जो हमने भी प्रोड्यूस किया हुआ है। सो बिफोर वी एंड द सेशन आई रियली वांट कि आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इसने आपके लाइफ में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई वैल्यू एडिशन किया है। इफ इट हैज डन समथिंग फॉर यू, definitely it will be a push factor for me to produce such better content which is going to help you in the comprehension wala part, right? So with this we are ending of the session. Hope it was helpful to all of you. मिलते हैं अगले क्लास में अगले की टर्म के साथ में। तब तक do your hard work, don't forget to give the best shot and make sure that CSAT आपके लाइफ का बर्डन ना हो। CSAT is not about how much you have read, CSAT is your mental ability। आप कैसे एप्लीकेशन यूज कर पा रहे हो, वो एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। कॉम्प्रिहेंशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्कोर आ जाएंगे, राइट। सो विद दिस वी आर एंडिंग ऑफ द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू टुमारो इन टुमारोज टर्म। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स। थैंक यू सो मच।